हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का सेशन होगा हमारा डीपीडीआर के ऊपर। एक्चुअली मैं खुद भी डीपीडीआर में रह चुका हूँ गाइस 3 साल, जिसके बिहाफ पे मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरह से इससे आप लोग बाहर आ सकते हैं। मैंने यहाँ कुछ पॉइंट्स बनाए हैं जिससे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि डीपीडीआर आखिर है क्या, ये क्यों होता है और कैसे इस चीज़ से बाहर आए। ओके, डीपीडीआर को हम एक्सप्लेन करेंगे। इसमें पहला पॉइंट है डीपी, जिसे बोलते हैं डीपर्सनलाइजेशन। इसमें क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी बॉडी को जो देख रहे हैं वो एक आउटसाइड ऑब्जर्वर की तरह देख रहे हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे हाथ और पैर जो हैं वे हमारे नहीं है, किसी और के हैं। हमारी जो थॉट्स हैं, हमारी आवाज़ है या हमारी फीलिंग्स है, ऐसा लगता है कि वो हमारी नहीं है, किसी और की हैं। जब अपने आप को मिरर में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मैं खुद नहीं हूँ, ये लाइक कोई और ही खड़ा है। तो ये है डीपर्सनलाइजेशन। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डी रियलाइजेशन के बारे में। इसमें अपनी सराउंडिंग्स को लेके बहुत अनरियलिटी वाली फीलिंग आती है। डीपर्सनलाइजेशन में गाइस एक चीज़ और है कि इसमें हमें ऐसी फीलिंग आती रहती है जैसे हम किसी एक ड्रीम में फंस गए हैं या एक किसी मूवी में फंस गए हैं, और जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है या हम कभी भी निकल नहीं पाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, ये ठीक हो जाता है। मैं खुद, मुझे 3 साल से डीपर्सनलाइजेशन था और मैं आके ठीक हुआ हूँ। और आप सबकी हेल्प करना चाहता हूँ अब कैसे इस चीज़ से बाहर। डी रियलाइजेशन, इसमें क्या होता है गाइज, इसमें हमारी सराउंडिंग जो है वो हमें ऐसा लगता है कि ये रियल नहीं है। लाइक जैसे ये किसी मूवी में ऐसा लगता है कि जैसे ये कोई मूवी है। हमें जो आसपास की चीज़ें हैं वो ब्लरी दिखाई देती हैं, कलरलेस दिखाई देती हैं और बहुत ही ज़्यादा फेक लगती हैं गाइस। और टाइम का भी कुछ ज़्यादा एक अजीब सा सेंस रहता है। मतलब जैसे हमने कुछ चीज़ हाल ही में करी है तो ऐसा लगेगा बहुत ही दिनों पहले करी है, या कुछ चीज़ बहुत पहले करी है तो उसे लगेगा कि अभी अभी करी हो। तो गाइज ये है डीपर्सनलाइजेशन और डी रियलाइजेशन के कुछ सिम्टम्स। इसे हम आगे और भी ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे और इसे ठीक करने की कोशिश करेंगे गाइज। तो भांग पीने के बाद डीपीडीआर के स्टेट में आ जाते हैं लोग, फिर भी उन्हें ऐसा लगता रहता है कि यह भी भांग का नशा है और ये उतर क्यों नहीं रहा। बट वे भांग के नशे में नहीं, आके डीपीडीआर के नशे में चल रहे होते हैं। सॉरी, नशे में नहीं, स्टेट में चल रहे होते हैं। ओके, तो इसका आखिरी जो वो है कॉज, आखिरी नहीं कहूँगा, इसके बाद भी और हैं। डिप्रेशन या पीटीएसडी से भी ये हो सकता है, पोस्ट ट्रोमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। ओके, तो अब इसके ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। कभी कभी यह सिर्फ कुछ मिनट्स के लिए ही होता है या कुछ आवर्स के लिए, जब भी हम स्ट्रेस फील करते हैं, खासकर उस टाइम। और कभी कभी ये लॉन्ग टर्म चलता है, क्रॉनिक हो जाता है, काफ़ी सालों तक भी चलता है। बट डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक हो जाता है। अगर सालों तक भी चल रहा है तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ओके, अब इसके ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट इसका आती हैं दवाइयाँ। वे भी काफ़ी असरकार करती हैं। मैंने खुद बहुत सारी दवाइयाँ खाई हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को नाम बताता हूँ। मैंने सर्ट्रालीन खाई है, फ्लॉक्सिटीन खाई है, एसिटालोप्राम खाई है, वेनलाफैक्सिन खाई है। तो इसमें से कुछ एस आर आई हैं, कुछ एस एन आर आई हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो मैंने लेमोट्रिजीन भी खाई है, नैल्ट्रेक्सोन। मैंने इन 3 साल में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन खा के देख चुका हूँ, और मुझे जिस चीज़ से हेल्प लगी है वो मैं आपको आगे वाली वीडियो में बताऊँगा। बहुत से केसेस में गाइस ये विटामिन B12 की कमी से भी हो जाता है, मैग्नीशियम की कमी से भी हो जाता है, या ओमेगा 3 की कमी से भी हो जाता है। एंड विटामिन डी की कमी से भी होता है। ये मेरे साइकेट्रिस्ट ने तो मुझे यही बताया था। हालांकि मुझे उन्होंने दवाइयाँ भी सजेस्ट करी थी विटामिन डी के लिए, उसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आज हमने डिस्कस करा ये डीपीडीआर क्या होता है और क्यों होता है। आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इससे कैसे बाहर निकला जाए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इस चीज़ से बाहर निकाल लूँ। थैंक यू गाइस।